नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि किसी भी अपलोड की पहले और सीधे सूचना आपको मिले। हमारे साथ आज एक समृद्ध पैनल है। तो प्रारब्ध की परंपरागत थाली जो स्वागत वाली व्यालोक जी के हिस्से आती है, इनकी तरफ। और इसी के साथ हम स्वागत कर लेते हैं संदीप आर के सिंह साहब का भी। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। दर्शकों, आज जरा बड़े एक विवादित टॉपिक पर बात करना के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 13 जनवरी को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इक्विटी प्रमोशन रेगुलेशंस 2026 इसका ऐलान किया। अब ये है क्या? 2012 का एक एक्ट था। उसके बाद नई शिक्षा पॉलिसी में 2020 में इसी इक्वलिटी यानी सामाजिक, जाति आधारित, लिंग आधारित और इसी के साथ साथ विकलांगिता आधारित, इस तरह के आधार पर अगर कोई भेदभाव होता है इस देश की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के कैंपसों में, उसको रेगुलेट करने के लिए ये एक नया एक्ट ऐलान किया गया है। इसको ऐलान के बाद ही जो स्वागत हुआ है, उस स्वागत का क्या कहना। आप सबको एसटी एससी एक्ट याद होगा, ठीक उसी तरह से इसका भी स्वागत हुआ। स्वागत का मतलब आते ही ये विवादों में घिर गया। विवाद जब होता है जब इसके अलग अलग पक्षों पर बात होती है, और निश्चित तौर पर यह बात होनी चाहिए किसी भी मैच्योर्ड समाज में या मैच्योर्ड डेमोक्रेसी में। आज जरा सबसे पहले जानेंगे कि दरअसल ये है क्या। तो शुरुआत करेंगे व्यालोक जी से। व्यालोक जी, ये कुल मिला के है क्या? और बल्कि मैंने एक जगह ये भी देखा सोशल मीडिया में कि इसको ये कह दिया गया कि कांग्रेस जो कम्युनल प्रिवेंशन एक्ट लेके आ रही थी, जिसको नहीं लाने दिया गया, जिसमें स्वाभाविक रूप से किसी भी दंगे का जिम्मेदार हिंदू हो जाता, उसी तरह से ये सवर्णों के खिलाफ है। क्या है ये पूरा मसौदा, जरा बताइएगा। देखिए दर्शकों श्रोताओं, इसका नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। यह सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी सब पर लागू होगा, किसी एक पर, चाहे वो दरभंगा का एक छोटा सा कॉलेज हो या फिर दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो। इसका उद्देश्य बड़ा पवित्र लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, कानों को एकदम आकर्षक सुरीली तान जैसा, कि इसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, लिंग, विकलांगता या किसी भी सामाजिक पहचान के आधार पर भेदभाव को रोकना। ये कैसे रोकेंगे? इसके लिए हर एक संस्थान को एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी, वो अनिवार्य है। जैसे आपने सुना होगा विशाखा मामले के बाद हर एक कार्यस्थल पर जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना है, या जो भी कई जगहों पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए जिस तरह के कानून हैं, तो अब सभी चीजों को एक जगह समाहित करके किसी भी तरह के भेदभाव को रोकने के लिए, ठीक है। अब इसमें कौन कौन लोग होंगे, ये यहां पर आइए, इसको जरा समझते हैं। इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा और उसके अंतर्गत इक्विटी कमिटी बनेगी। उस कमिटी में एससी होंगे, एसटी होंगे, ओबीसी होंगे, महिलाएं होंगी, दिव्यांग होंगे, सामान्य वर्ग के लोग भी हो सकते हैं। ये भी एक बात है। और अब यूजीसी क्यों ये बना रहा है और यूजीसी के पास क्या ताकत है? अगर कोई संस्थान ये बनाने इनकार कर देता है या दिक्कत करता है या नहीं बनाता है, तो यूजीसी उसे डिग्री कार्यक्रम चलाने से भी रोक सकती है या यूजीसी की सूची तक से हटा सकती है। पृष्ठभूमि आपने बता दी है कि 2012 में एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स बने, लेकिन वे पर्याप्त नहीं थे। उसके बाद 2016-17 के दौर में एक नाम आप लोगों को याद होगा, रोहित वेमुला का, जिनको तथाकथित दलित बता के उनकी आत्महत्या को इस तरह प्रचारित किया गया और उसके बाद कहा गया कि वेमुला एक्ट बने। सरकार ने वेमुला एक्ट तो नहीं बनाया, लेकिन ये जो एक्ट लाई है सरकार, लोग इसको कह रहे हैं, या इसके जो विरोधी हैं, लोग कौन हैं, जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि यह वेमुला एक्ट को ही पिछले दरवाजे से घुसाया गया है, जैसा एससी एसटी एक्ट में किया गया। अब
पुराने और नए कानूनों को समझ लें। 2012 वाली बात आपने की है, उसमें क्या 2020 होता था। में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी तो इस तरह का प्रोविजन था। हाँ, लेकिन नहीं था। सुप्रीम अच्छा। कोर्ट ने नहीं, उसमें ये प्रोविजन नहीं था। 2012 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए, और ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के बाद, उसके फैसले के बाद ये फैसला यूजीसी ने लिया है कि अपने 2012 के नियम को और समावेशी और स्ट्रिंजेंट और कठोर बनाया है। अब जरा जल्दी से एक बार स्कैन कर देते हैं कि 2012 में क्या होता था और अभी क्या होगा। 2012 के कानून में कवरेज केवल जातिगत आधार पर जो भेदभाव होता था उस पर केंद्रित था, केवल जातिगत आधार पर। अब क्या होगा, जाति, लिंग, विकलांगता या किसी भी तरह के भेदभाव से, मतलब जो भी सामाजिक पहचानों के आधार पर होता है, तो कवरेज बहुत व्यापक हो गया है। अब इस कानून के दायरे में लगभग हर एक छात्र आ गया है। इसकी संरचना में क्या अंतर आया? संरचना में कोई स्थायी समिति पहले अनिवार्यतः नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब हर एक परिसर में आपको स्थायी समिति बनानी पड़ेगी, इक्विटी कमिटी। पहले कार्रवाई क्या कर सकते थे लोग? तो केवल चेतावनी और रिपोर्टिंग होती थी। अगर किसी ने कर दिया तो उसको कड़ी चेतावनी देके, कड़ी निंदा करके छोड़ दिया जाता था। अब क्या होगा? अब डिग्री कार्यक्रम तक रोक सकती है यूजीसी, मान्यता रद्द कर सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। जेल तक और है। इसका बैकग्राउंड, जी, और बैकग्राउंड आपने बताया ही कि पहले सामान्य दिशा निर्देशों के तहत होता था, लेकिन ये वाला जो मामला है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, और सरकारी तबका कह रहा है कि हमने व्यापक विमर्श किया है। दर्शकों, अभी जो बातें मैं बोल रहा हूं उसके शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, समावेशी, व्यापक विमर्श, तमाम चीजें। अब ये मैंने बताया कि ये क्या होता है। इस पर आगे की चर्चा में मैं ये बता सकता हूं कि भाई सामान्य वर्ग के लोगों को ये क्यों लग रहा है कि जहर खाने के बराबर है, या फिर उनकी आपत्तियां क्या हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन एक सामान्य जो समझ होनी चाहिए वो मैंने अभी बताई है। आगे से चर्चा होगी, उस पर और भी परतें खुलेंगी। जी ठीक। एक मोटा मोटा आइडिया दर्शकों आपको हो गया होगा, मुझे भी एक मोटा मोटा आइडिया हो गया। अब इसका एक दूसरा पक्ष ले आते हैं, जो व्यालोक जी ने अपने जो पहली टिप्पणी थी उसमें जिसको आगे के लिए रखा है, और इसके लिए संदीप भाई, व्यालोक जी ने जो बताया उसमें वाकई साउंड बड़ा अच्छा करता है, बहुत अच्छा हुआ। इसमें लिंग को जोड़ दिया गया, इसमें विकलांगता को जोड़ दिया गया, लेकिन भेदभाव इन तीनों आधारों पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर और विकलांगता के आधार पर, अगर किसी, ये जो आरक्षित क्लास है, हमारे एसटी एससी भाई हैं, हमारे ओबीसी भाई हैं, इनके अलावा सामान्य वर्ग का कोई अगर छात्र है और अगर उसके खिलाफ कोई अभद्रता की जाती है, उसके जाति को लेके, उसके लिंग को लेके, उसकी विकलांगता को लेके, क्योंकि जाति आधारित अनादर तो किसी का भी किया जा सकता है। जब इस देश में मनुस्मृतियां जलाई जाती हैं, जब इस देश में कोई भी समस्या हो तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है, तो अगर मान लीजिए इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उसके लिए कोई प्रोविजन है इस नए एक्ट में, या केवल ये स्पेसिफिक उन्हीं के लिए है और सवर्ण छात्रों को इससे बिल्कुल बाहर किया गया है? मैं इसलिए ये सवाल उठा रहा हूं कि हमने इस दौर में कैंपसेस को पूरी तरीके से वैचारिक रंगों में रंगा हुआ देखा है। जेनू कैंपस आप देखिए, बहुत सारे और कैंपस देखिए आप, कहाँ की बातें कहाँ से होती हैं, यूरेशिया भेज दो सवर्णों को, दिस करो दैट करो। ऐसे मामलों में क्या उनके साथ जाति आधारित एक सामान्य वर्ग के छात्र के साथ नहीं हो सकता, स्त्री के साथ नहीं हो सकता, बच्ची के साथ नहीं हो सकता? अगर कोई विकलांग है और वो सवर्ण है और उसको कह दिया जाए, ए लूले, ए लंगड़े, ए चल हट, उनके लिए कोई प्रोविजन है? ये मान लिया गया है कि उनके साथ कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं है। इसका दूसरा पक्ष क्या बिल्कुल गायब है? संदीप जी। नमस्ते विनीत जी, दर्शकों को भी नमस्कार। मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा, आपने जो सवर्णों, या मैं सवर्ण नहीं कहना चाहूंगा, जनरल कैटेगरी, तो इनका अनादर तो फिल्मों में पता नहीं कब से हो रहा है। जो ब्राह्मणों को जिस प्रकार से प्रदर्शित किया गया, ठाकुर मतलब जो ठाकुर या वैश्य समाज या इन लोगों को फिल्मों में सदैव इनका अनादर किया जाता रहा है। किसने किया? वामपंथियों ने।
मैं थोड़ा सा आपके सवाल जवाब को देने से पहले सर थोड़ा सा इस केस की और हिस्ट्री जानते हैं हम। एक महिला थी आबिदा सलीम तड़वी, उनकी आत्महत्या होती है और रोहित वेमुला की आत्महत्या होती है, और इन पे अलग अलग मैटर्स पे सुप्रीम कोर्ट एक केस जाता है। लेकर कौन जाता है? इंदिरा जयसिंह। तो सुप्रीम कोर्ट तो जुडिशियल एक्टिविज्म के मामले में बहुत आगे है, और ये 2018 की बात है, ये आज के सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं है। तब से ये लोग उस पर सुनवाई कर रहे थे। फिर उस पर उन्होंने एक कमेटी बनाई। कमेटी में कौन थे? लेफ्टिस्ट वामपंथी ही भरे हुए थे। मैटर क्या है कि अगर सरकार को हमें जाति विरोधी, चाहे सवर्ण विरोधी, चाहे SC ST के विरोधी दिखाना है, दलित विरोधी दिखाना है, क्योंकि ये नैरेटिव जुडिशियल एक्टिविज्म करने वाले इंदिरा जयसिंह या वामपंथियों को सूट करता है, और यह इनके काम भी आया 2024 में। ये आज भी यही किया जा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पिछली बार 2018 में जब SC ST एक्ट, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने हल्का सा डाइल्यूट किया था एक मैटर में, वह तुरंत नैरेटिव चलने लगा था कि अरे दलित विरोधी कानून बना दिया सरकार ने। काम किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर मोदी सरकार को वह एक्ट जो है पलटना पड़ा और उसको एज इट इज बना के रखना पड़ा, और आज भी वो उस कर्म को भोग रही है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, आपने SC ST एक्ट को ज्यादा स्टैंडिंग बना दिया। समस्या कानून में नहीं है, समस्या मिसयूज ऑफ जुडिशरी में है, जो कि हर कानून के साथ में उसका मिसयूज होने ही लगता है। चाहे वो महिला विरोधी कानून हो, चाहे दहेज विरोधी कानून हो, चाहे छेड़ने वाला कानून हो, चाहे निर्भया वाला कानून हो, चाहे कोई कानून हो। क्यों? क्योंकि जुडिशरी में केसेस पेंडिंग है। जुडिशरी की फंक्शनिंग कैसी है कि दिसंबर 2024 में, 8 दिसंबर 2024 में अतुल सुभाष नाम का एक आदमी 1.5 घंटे का अपना वीडियो बनाकर पूरा 7-8 पन्ने का लेटर लिख के जौनपुर के एक जज साहिबा को नामित करते हुए, रीता कौशिक जी को नामित करते हुए आत्महत्या कर लेता है। और ठीक 1 साल बाद जज साहब पे FIR तो छोड़िए, जज साहिबा का प्रमोशन हो जाता है। ठीक है, ये जुडिशरी का जो कंडक्ट है ये प्रॉब्लमेटिक है। कोई भी कानून आता है उसका मिसयूज होना स्वाभाविक है, पहली चीज। दूसरा, हम आते हैं कि ये क्या हुआ, कमेटी बनी। इसमें कमेटी में वामपंथी भरे हुए थे, उन्होंने ये गाइडलाइन बनवाई। सरकार का बनाया हुआ कानून नहीं है, उन्होंने ये गाइडलाइन बनवाई। गाइडलाइन को बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ओके किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने आदेश में लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने UGC को भेजा कि आपको इस आदेश की तामील करनी पड़ेगी। UGC में भी जो आज के चेयरमैन है हमारे विनोद जोशी जी, 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं। तो जीवन के जो है 20-25 साल इन्होंने कांग्रेसी काल में ही बिताए हैं, और वहीं से बढ़ते बढ़ते ऊपर आए। अब क्या इनका कंडक्ट है मैं नहीं जानता, पर UGC की गाइडलाइंस सरकार से अनुमति लेने के लिए नहीं गई थी कि वहां पर गई होगी फाइल और फिर साइन करके, या गई भी होंगी तो रूटीन मैटर है, और लोगों ने लग के, इंदिरा जयसिंह इत्यादि ने यह कानून की तामील करवाई UGC से। जब हमला करना होता है तो हमला वहीं किया जाता है जहां आपको हवा भी ना लगे। यह वही किया गया है। इस सरकार के द्वारा बनाया हुआ कानून नहीं है, और इस पर कुछ जो हमारे राष्ट्रवादी साथी हैं, जब उन्होंने शुरू में देखा तो उन्होंने तुरंत चालू कर दिया कि अरे सरकार तो जनरल विरोधी है, हो गई सरकार जनरल विरोधी हो गई, SC ST का अपीजमेंट कर रही है। नहीं, उन्होंने भी अब जाके जब पूरे केस की ताकीद की है, तब समझ में आया है कि इट इज अ मैटर ऑफ क्या कहें उसको, छिप के जो वार करना होता है वह है। गिरोहबाजी। अब 2024 का जो इलेक्शन का रिजल्ट्स आया है, मुख्य रूप से जो नैरेटिव चला, जो बताया जाता है कि कारण क्या रहे भाजपा के कम सीट्स के, वह यह था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, और संविधान की रक्षा करने के लिए जो दलित वर्ग था वह विरोधी समाजवादी जैसी पार्टियों को भी उसने वोट दिया, क्योंकि मोदी जी को नहीं देना था। तो ये कौन बच्चे हैं? ये तो कोई जो जो नौकरी पा चुका है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 50 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं 1% सरकारी नौकरी के लिए, जो 99% बच्चे जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो आरक्षण से लाभान्वित या आरक्षण उनको प्रभावित करता है। यह उनको भ्रमित करने के लिए था, और भ्रमित करने के लिए उन्होंने वो सक्सेस पा गए किसी भी प्रकार से, जिसने भी नैरेटिव फैलाया। और जो सरकार मेजोरिटी में थी वो 240 पर आकर टिक गई। 20 सीट भी कम होता तो प्रधानमंत्री न बन पाते, और राहुल गांधी को मैं बार बार कहता हूं कि उसको PM बनने के लिए कोई 272 सीट नहीं चाहिए, उसको खाली 140 से 150 सीट चाहिए। तो जनता को भ्रमित करने के लिए, कि जनरल वर्ग को भी भ्रमित करने के लिए, और दलितों में तो नैरेटिव चल ही रहा है कि RSS दलित विरोधी है, ये है वो है।
जरा सा फ्रिंज वोटर एलिमेंट जो है 2-4% वाला इधर उधर छिटका नहीं कि सरकार गिर सकती है। और ये सब भी रेजिम चेंज ऑपरेशंस हैं। अगर हरीश साल्वे जी ने जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर ये कहा था कि इसको सरकार को प्रभावित किया जाएगा, सरकार को परेशान किया जाएगा, तो गलत नहीं थे। अब इसके और उदाहरण देता हूं मैं आपको। बांग्लादेश में वहां के सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था, वह भी रिजर्वेशन का मामला था, जो 1971 के स्वतंत्रता सेनानी थे। उसी ऑर्डर के खिलाफ में या उसके पालन में बांग्लादेश की सरकार गिर गई। उसके बाद यूनुस आके बैठा, तब से देखिए क्या हो रहा है। नेपाल में जो हुआ वह भी कोर्ट का ऑर्डर था, मणिपुर में जो हुआ वह भी कोर्ट का ऑर्डर था। और इस केंद्र सरकार को भी इस प्रकार के कोर्ट ऑर्डर दे देकर जुडिशियल एक्टिविज्म करके बहुत ज्यादा फंसाने का प्रयास किया गया है। और इसका बड़ा उदाहरण देता हूं, जुडिशरी इज द मोस्ट अनअकाउंटेबल पावर सेंटर, जिसमें वामपंथियों का और क्रिश्चियन मिशनरीज का पूरा पूरा कब्जा है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड ओवर जुडिशरी यही कर रही है। अगर लंदन में 1 लाख बच्चियों का रेप होता है तो उसके पीछे जुडिशरी इन्वॉल्व है, क्योंकि वो छोड़ रही है उन मुसलमानों को, और उनको बार बार जो है पकड़ती है पुलिस, फिर भी छोड़ दिया जाता है। अमेरिका में कितने लोग खबरें आई कि 2-3 हत्यारे थे, उन्होंने हमला किया, चोरी किया, उसको बार बार इमिग्रेंट से तो जुडिशरी छोड़ रही थी और बाद में उन्होंने 1-2 लड़कियों की हत्या कर दी। ऐसे तमाम केसेस दुनिया भर में आ रहे हैं, जहां ब्राजील में ये किया जुडिशरी ने, सड़कों पर आई थी सिर्फ जुडिशरी के मारे, ठीक है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच का टसल था तो पूरी जनता सड़क पर आ गई थी। हर जगह भारत में लोकतांत्रिक तरीके से ही रेजिम चेंज की प्रक्रिया चल रही, क्योंकि भारत इतना विशाल देश है कि एक राजधानी में आप 50,000 आदमी उतार के यहाँ रेजिम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी को ही सबवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, और उसमें सबसे बड़ा जो हथियार है वह है हिंदू एक हो रहा है उसको इसमें विभाजित करना और नैरेटिव के रूप में करना। खासकर इसका सारा दोष सरकार को दे देना कि दलित भी गाली दे और सवर्ण भी गाली दे, सवर्ण नहीं जनरल कैटेगरी भी गाली दे। बीच में गवई जी जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी आए थे, जो पता नहीं क्रिप्टो क्रिश्चियन थे क्या थे या क्या प्रकार की बात कर रहे थे, और फिर जूता फेंका गया। ये सारा नैरेटिव, ये कोई हो कुछ नहीं रहा है, बस नैरेटिव चल रहा है। और ये सारी कांड सबकी तोहमत किस पे थोप दी जा रही है? केंद्र सरकार पर। क्या और यही मेन बात है कि जब क्या केंद्र सरकार ने जुडिशरी को सही करने के लिए एनजेसी एक्ट नहीं लाई थी? क्या कोलिजियम हटाने की बात कितनी बार केंद्र सरकार कर चुकी है, वहां के मंत्री कर चुके हैं। ठीक। तो आपको तो पूरे जुडिशरी के को रिफॉर्म करने के लिए जो केंद्र सरकार लगी हुई है, ताकि किसी भी कानून का मिसयूज ना हो। तो ये तो पूरी सारी जनता के लिए होगा ना। कहाँ भेद है? कहाँ भी भेद है? अब बाकी हम बार बार कहते रहते हैं जितने काम हो रहे हैं उसमें कहीं कोई भेद नहीं किया जा रहा है, चाहे योगी जी की सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो। तो पॉइंट है कि यह सरकार के द्वारा, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया हुआ कानून नहीं है। हाँ, ध्यान देना चाहिए था इन लोग को, कम से कम यह करना चाहिए कि अगर आपके सोशल मीडिया पर या नैरेटिव के वार के रूप में आप पर जो वार हो रहा है या जो आपको वहां फंसाया जा रहा है, आपको और एक्टिव होना चाहिए। आपकी आईएनबी मिनिस्ट्री थोड़ी सी और एक्टिव होनी चाहिए। और खासकर एजुकेशन मिनिस्ट्री के मामले में तो थोड़ा सा एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ही आई है, बाकी इतिहास धीरे धीरे बदला जा रहा है, वो सब अलग कहानी है। वहां थोड़ा सा हम कमजोरी देखते हैं, उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। पर कोई ये कहे कि यह एक्ट सरकार लाई है अपीजमेंट के लिए, सॉरी, आई डोंट एग्री। ओके, बिल्कुल, आपने बिल्कुल प्रूव कर दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट लेके आई है और ये कोर्ट का मामला है और सरकार नहीं लेके आई ये केस नंबर है 1149/2019। ठीक है जी, कोर्ट लेके आई है, विदेशी ताकतों के बल पे आ गया है, रेजिम चेंज करने के लिए ले आ दिया गया है। आपने बहुत विस्तार से संदीप जी इसके पॉलिटिकल एंगल पर और कॉन्स्पिरेसी जो इसके पीछे है उसको उजागर कर दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं लगता कि दर्शकों को ये एंगल अभी तक बताया गया होगा इस मामले में। लेकिन साहब व्यालोक भाई, ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, जुडिशरी को हम आप मिलके कितना पूजते हैं ये तो हमारे दर्शकों को ही पता है, वो कैसे खेल खेलते हैं, ये सब ठीक है, मैं मानता हूं। सरकार नहीं लेके आई, सरकार को ध्यान देना चाहिए था, नहीं दिया। सवाल यह है कि जो नैरेटिव चल रहा है, नैरेटिव वार, जिस पर मैं आता हूं जरा एक दूसरा कमेंट व्यालोक जी से ले लेते हैं। जो संदीप जी ने अभी कहा कि नैरेटिव में आपको जो है सोशल मीडिया पे आना चाहिए, बात ये नैरेटिव की नहीं है। अंततः ये एक्ट लागू हो गया, ये कैंपस में लागू होगा, लेकिन लागू तो हो गया। अब जो इसका मिसयूज होगा, मैं तो ये ही सवाल उठाता हूं, चलिए हटा दीजिए सामान्य वर्ग के छात्रों को जाति आधारित, किसी सामान्य वर्ग की
बच्ची के साथ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा ये एक्ट। विकलांग के साथ होता है तो नहीं करेगा। मैं कहता हूं नैरेटिव की लड़ाई कोई जीत जाए, कानून कोई बना दे, कोर्ट ने लागू कर दिया, लेकिन अब जो इसके रिजल्ट निकलेंगे उसके लिए क्या किया जाएगा? क्या ये केवल राजनीतिक झगड़ा है? इसका तो जमीन पर असर होगा। अब उसका क्या होगा सर? सरकार ने नहीं किया, मासूम कैसे बनी रहेगी सरकार? व्यालोक जी। उससे पहले 4 लाइन सुनिए, कविता सुनाने का मन कर रहा है। आज मैं कविता गजल सब सुनाऊंगा। बड़े पापी हुए जो ताज मांगा, किया अन्याय अपना राज मांगा। बड़े पापी हुए जो ताज मांगा, किया अन्याय अपना राज मांगा। नहीं धर्मार्थ वे क्यों हारते हैं, अधी हैं शत्रु को क्यों मारते हैं। हम ही धर्मार्थ क्या सहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे। कि देंगे धर्म को बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। रश्मि रथी की पंक्तियां हैं, मेरी बहुत प्रिय पुस्तक है। संदीप जी की बात को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं। इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट वगैरह पर भी, और आप जानते हैं कि जुडिशरी के परनाले के बारे में मेरी क्या राय है दर्शकों, इसलिए उस पर मैं जाऊंगा ही नहीं। लेकिन मैं चलता हूं और पीछे, मैं ईसाइयों की साजिश है ये, इसलिए है क्योंकि इसमें जो प्रावधान है, हिस्टोरिकल सर्विट्यूड, ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों का प्रतिनिधित्व करना है। यानी जिस तरह कांग्रेस के बिल से क्यों तुलना हो रही है, क्योंकि उसमें हिंदुओं को दोषी मान लिया गया था। यहां ये मान लिया गया है कि ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों पर अन्याय हुआ है। यानी जिस नैरेटिव की, जिस बातचीत की हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, जिस विराट हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम यह है कि सरकार ने उस नैरेटिव से हार मान ली है, घुटने टेक दिए हैं। ये पहली बात। 123 नंबर 124 नंबर उस अध्यादेश का पढ़िए पन्ना, और 125 भी। सेक्स और जेंडर दोनों को अलग बताया है। अब उस पर तुरंत संदीप भाई मुझे वो लाल करके और भेज देंगे, कहेंगे कि देखिए इसमें सेक्स को अलग बताया, जेंडर को अलग बताया, लेकिन वो वाला मामला नहीं है। शुरू सरकार वहीं से होता है, और धीरे धीरे जब आप सेक्स को और कौन सा वाला जेंडर मामला? ये बहुत, एक मिनट, ये कौन सा वाला मामला आप इशारों में बता गए, मुझे ही नहीं समझ में आया, तो दर्शकों के लिए मैं जरा इजी करूंगा। वो कौन सा इशारा कर गया, कौन सा वाला इस मामला? एक्ट में बाकायदा सेक्स को और जेंडर को अलग अलग कर दिया गया है। और यही शुरुआत होती है जब आप फिर 8 तरह के जेंडर बनाते हैं। अमेरिका में यहीं से शुरुआत हुई थी। अब आप कहेंगे कि देखिए सेक्स तो अलग होता है, जेंडर तो अलग होता है। भाई नहीं होता है मालिक, या होता है तो उसको हिंदी में लिखिए, लिंग को और यौन को। 2 चीजें। मेरी जो सबसे कड़ी आपत्ति है वो ये है कि आपने ये तय कर दिया कि ऐतिहासिक रूप से 4 जो जातियां हैं, आप लोगों के हिसाब से, मैं तो जाति मानता नहीं हूं, मैं तो वर्ण मानता हूं, तो जो सामान्य वर्ग है उसने ऐतिहासिक रूप से शोषण किया है। और ये मैकॉले की नीति है, ये अंग्रेजों की नीति है, आपकी सरकार ने घुटने टेक दिए। अब इसका परिणाम क्या होगा? एक मिनट, अरे मैकाले का नाम ले लिया आपने। अभी ध्वजारोहण के बाद उन्होंने, प्रधानमंत्री ने मैकाले को लाठी लेके दौड़ा लिया था, और फिर मैकाले यहाँ जीत गया। बिल्कुल जीता है, क्योंकि ये फैक्ट है। संदीप जी ने क्या कहा, इस एक्ट को लिखने वाले क्यों है? इस सरकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भाई आपके चारों तरफ वामपंथी इकोसिस्टम क्यों है अभी भी। आप इंदिरा जयसिंह को क्यों नहीं काबू में कर पा रहे हैं? आप कपिल सिब्बल को क्यों नहीं काबू में कर पा रहे हैं? आपके पास ईडी है, सीबीआई है, सबकी जांच कीजिए, त्वरित जांच कीजिए। आप एनजेएसी एक बार हारे, फिर आपने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। आपको एक बार उत्तराखंड के मामले में मुंह की खानी पड़ी, आप ममता बानो को खुला छोड़ दिए हैं। ये प्रॉब्लम है। अब आते हैं, 1200 वर्षों तक तुर्कों, मुगलों, हूणों और अंग्रेजों ने शासन किया इस देश पर। भैया ये 4 सामान्य वर्ग के लोगों ने कहां से ऐतिहासिक तौर पर शोषण कर दिया? मुझे जरा ये बता दीजिए केवल। और एक बार जब सरकारी डॉक्यूमेंट में आप हिस्टोरिकल सर्विट्यूड लिखते हैं, जो कि सीधा ईसाइयों के बाइबल से आया है, क्योंकि वहां पर बाप को नंग धड़ंग दारू पीकर जब देख लिया था, तो उस बाप ने नूह को
दिया था कि हिस्टोरिकल सर्विट्यूड होगा और दो संतानें लड़ती रहेंगी और उसी के आधार पर ये जेनेसिस और पूरा मामला चलता है, जिसके तहत कहा जाता है कि फलानी चीजें ऐसे तय होंगी और इन लोगों ने शोषण किया। ठीक। फिर आते हैं 123, 124 नंबर पन्ने पर, वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, लेकिन फिर से वही बात हो जाएगी, हाँ ठीक है इस सरकार ने नहीं लिखा है, तो फिर सरकार कर क्या रही है? और मैं यही प्रश्न लेके आ रहा था सामने। सब कुछ हो गया, बड़े सुंदर ढंग से अलग अलग दोनों एंगलों पर आप लोगों ने इसको विस्तार दिया, लागू तो हो ही गया, किसने लागू कराया ये भी हम लोगों ने बतिया लिया। साहब अब विकल्प क्या है? क्योंकि ये तो सीधे सीधे एक वर्ग को इस दायरे से बाहर रखता है, सारा एजेंडा खोरी है। सरकार के पास क्या विकल्प है? अच्छा, मैं बस एक लाइन बोलना चाहता हूं कि भाई देखिए, इसका उपाय यही है कि सरकार जुडिशरी की नकेल कसे, इस कानून के दुरुपयोग को रोके, क्योंकि कानून तो आदर्श वाक्य बोलता है ना। इसने ये थोड़े मना किया है कि सामान्य वर्ग के लोग उस कमेटी में नहीं होंगे, ये तो बोलता ही नहीं है। ये तो कहता है कि सामान्य वर्ग रहे। लेकिन जब आप ऐतिहासिक रूप से वंचित समूह कहते हैं तो वो होता है जो लखनऊ के हजरतगंज में कल हुआ है, विश्वविद्यालय में शोध छात्र प्रत्युष पांडे को बापसा, यानी बिरसा, अंबेडकर, फुले स्टूडेंट एसोसिएशन के लोगों ने जाति सूचक शब्द कहे हैं, गालियां दी हैं। मैं तो कहता हूं कि नजीर बने, पहला मामला यही करें, आप तय करें योगी आदित्यनाथ की सरकार कि भाई इसको भी जाति सूचक शब्द का है, उसको कहा है कि भाई ये परिषद का आदमी है, ब्राह्मण है, मारो साले को। तो कीजिए, डिस्क्रिमिनेशन तो हुआ है, जातिगत आधार पर तो हुआ है। यही सवाल तो मैं पूछ रहा था, आपने उदाहरण दे दिया। लेकिन सर, हमने रामास्वामी को देखा है जो आज पेरियार बना हुआ है। उस रामास्वामी की चिट्ठियों में बाकायदा अपने बुजुर्गों को संदेश है कि चोटी काटिए, ये काटिए। तो ये कानून वहीं नहीं पहुंचाएगा, इसकी क्या गारंटी है? अरे वो तो पहुंचाएगा, हम लोगों ने बतिया लिया, अब हम समाधान पे बात कर रहे हैं ना सर। तो क्या समाधान ये है कि सरकार नकेल कसे, पहली नजीर बनाए और उसके बाद संदीप भाई की बात सुनते हैं, फिर और बताएंगे, लेकिन 5 मिनट के अंदर इसको तय करते हैं कि समाधान तो यही है कि सरकार नियुक्त करे ऐसे लोगों को और यह तय करे कि कानून का दुरुपयोग न हो। जी संदीप जी। सर, सर्वप्रथम तो समाधान वहीं से निकलेगा जहां से समस्या पैदा हुई है। इस गाइडलाइन के खिलाफ यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइन बना दी है तो क्या केस के खिलाफ केस नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ क्या रिव्यू में नहीं डाला जा सकता है? डाला जा सकता है। तो राष्ट्रवादी वकील हों या भाजपा सरकार के जो वकील हों या जो भी वकील लोग हों, वो अपना इनिशिएटिव लें। बहुत सारे लोग स्वयं इनिशिएटिव लेते हैं, बहुत सारे केसेस करते हैं, PIL डालते हैं। प्लीज डालें, मिलकर डालें और इसकी गाइडलाइंस को जो है अपने अनुसार थोड़ा सा बदलाव करें, या कहें कि हाँ यहाँ पर जैसा वैलक जी कह रहे हैं कि सर ये भेदभाव तो हमारे साथ हो रहा है, इस बात को प्रमुखता से रखें और सुप्रीम कोर्ट से ही इस UGC गाइडलाइन जो जिसने ऑर्डर में लिखा है उसके ऑर्डर के खिलाफ उसको जो है डाइल्यूट करके फिर से कमेटी बनाइए और उसको जो है बढ़ चढ़ के बात करें। समाधान वहीं से निकलेगा जहां समस्या पैदा की गई है। जी ठीक। अच्छा ये बताइए, आपने बड़ी अच्छी बात, मुझे मेरे कानों को बड़ा अच्छा लगा कि लोग इसके खिलाफ जाएं, रेट डालें। लोग क्यों जाएं? जब कोर्ट जी ने दिया था और मंत्रालय ने इसको लागू कर दिया, तो सरकार क्यों नहीं जा रही कोर्ट? सरकार क्यों नहीं गई कोर्ट? और क्यों नहीं कहा तो कि कह रहा हूँ भाजपा के लोग जाएं, सरकार के लोग जाएं, जो भी हैं, वकील हैं, बहुत सारे मंत्री लोग हैं। मंत्रालय क्यों नहीं गया? लागू करने वाला मंत्रालय इसको रोक के पहले कोर्ट क्यों नहीं गया? सर वही बात है ना कि वहां पर यदि अधिकारी या जो भी बाबू या जो भी जिस प्रकार के लोग हैं, हम भी लोग डीलिंग करते हैं सरकार के लोगों से, क्या मानसिकता है हमें भी पता है। तो उन लोगों को यह सूट करता है, क्योंकि अधिकारी वर्ग को, मैं फिर कहूं, भाजपा सरकारें बिल्कुल सूट नहीं करती। अधिकारी वर्ग की बिल्कुल इच्छा नहीं है कि भाजपा सरकारें रहें। और यही उत्तर प्रदेश में भी सरकारी अधिकारी वर्ग किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ कार्य करता है, हम और आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अधिकारी वर्ग को यह सूट करता है, उसने अपना काम कर दिया और यह सारा दोष किस पर जाता है? काम किया अधिकारी वर्ग ने, दोष किया सरकार पर। सरकार की जिम्मेदारी है बिल्कुल, और वहां वो अपने लोगों को लगाए, उसके पास पूरा सिस्टम है, भाजपा के पास पूरा मैकेनिज्म है, बिल्कुल जाना चाहिए खिलाफ में कोर्ट। और नहीं जाएंगे तब उनकी मौन सहमति मानी जाएगी, तब गलती मानी जाएगी। ठीक, बिल्कुल। फंस गए हैं, चोट लगी है, आप जाइए इलाज कराइए, पहले सुप्रीम कोर्ट जाइए, नहीं अन्यथा नहीं आपकी फिर मौन सहमति मानी जाएगी अगर आपने इस पे करेक्टिव मेजर नहीं लिया तो।
बिल्कुल ठीक बात है। आपने कहा मौन सहमति मानी जाएगी और मैं कह रहा हूं कि मैं प्रूव कर सकता हूं कि सरकार की मौन सहमति पहले ही है। अगर सरकार की मौन सहमति नहीं होती तो इस तरह का एक्ट कोई बाबू और कोई अधिकारी बिना व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों, बिना मंत्री और बिना सीनियर जो मंत्री लोग हैं उनके जानकारी के बिना, और यहां तक कि मेरा दावा करता हूं कि इस तरह की एजुकेशन से जुड़ी हुई चीजें, शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें, उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें प्रधानमंत्री कार्यालय से भी रूट होके आती हैं, बिना उसके लागू ही नहीं हो सकता। ये मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए मैं ये प्रमाणित करता हूं, मैं ये साबित करता हूं कि इसको लागू करने में सरकार की सहमति है। अब बात आती है कि जनता इसके खिलाफ जाए। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर बनाया, किसी गिरोह ने बनवाया और उसको सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया, सरकार जिस तरीके से एसटी-एसटी एक्ट में बदलाव ला सकती थी, उसी तरह सरकार इसमें वापस सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती थी, वो नहीं गई और इसको मंत्रालय ने लागू किया। सरकार की यह मंशा है, सरकार ने जिस पवित्र उद्देश्य से इसको लागू किया है। साहब, हमने कई ऐसे एक्ट देखे हैं, हमने महिला अपराध वाला देखा है, महिला सुरक्षा बिल देखा है, हमने दहेज वाला देखा है, हमने एसटी-एससी एक्ट देखा है, और ये मैं नहीं कहता हूं, जस्टिस अग्रवाल ने कभी एक दर्जन उदाहरणों के साथ किया था। इसलिए मुझे उम्मीद है कि अब लोगों की भावनाओं को देख के सरकार को एक बार पुनः पुनर्विचार करना चाहिए। इसको हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें सभी बच्चों को, आप समानता की बात करते हैं और एक वर्ग को आप छोड़ देते हैं। कैसी समानता साहब? आपके एक्ट में ही असमानता है। इसलिए आप कैंपस के हर एक बच्चे को इसमें शामिल कर दीजिए, पवित्र हो जाएगा ये पूरा का पूरा एक्ट। इसलिए सरकार की सहमति इसमें है, सरकार ने लागू किया है, सरकार ने नहीं रोका, ये प्रमाणित है। दर्शकों, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जिस पे हमें और भी चर्चाएं करनी पड़ेंगी। तो आज का इस विषय पर ये एपिसोड प्रवेशांक माना जाए, क्योंकि हम वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आपके पास किस्तों में ये बात आए और जिस तरह के कंफ्यूजन फैल रहे हैं या जिस तरह की नकारात्मकता फैल रही है, वो धीरे धीरे क्लियर हो और आराम से क्लियर हो, विस्तार से क्लियर हो। तो आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करेंगे, इसी पैनल के साथ, इसी विषय पर। जब तक हम सारी चीजें आपके सामने नहीं रख देंगे, हर पक्ष नहीं रख देंगे, तब तक हम इस पर वीडियो करना बंद नहीं करेंगे। इसलिए अगले 2 से 3 दिनों में आपको इस तरह के कंटेंट लगातार इसी विषय पर देखने को मिलेंगे। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। चैनल आपने सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। व्यालोक जी एक और ठिकाने व्यालोक वाणी पर पाए जाते हैं। तो आइए आज की चर्चा समाप्त करते हुए व्यालोक जी को, संदीप जी को, दोनों को धन्यवाद देते हैं। मुझे, अवनीश को भी आज्ञा दीजिए। जय श्री नमस्कार, राम। प्रणाम, जय जय श्री जय राम। जय श्री राम।